Hello, good evening guys. Welcome you once again in this last lecture of our topic metal and non metal. ठीक है ना। और लास्ट टाइम हम लोगों ने असाइनमेंट भी कर लिया है। असाइनमेंट डे 1 डे 2 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। और कल आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें 20 MCQs थे। तो उसी 20 MCQs को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो लास्ट लेक्चर है ये है एरर टेस्ट मेटल नॉन मेटल का। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये है मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अभी हम यहाँ पे फटाफट सबको डिस्कस करते हैं। और 20 क्वेश्चन थे तो मैं शुरुआत करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, क्या लिखा है? लिखा है अमलगम। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, कह रहा है अमलगम इनमें से किसका एलॉय है? ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या क्या है, ए बी सी एंड डी। क्या ऑप्शन है? ए में कह रहा है कॉपर प्लस टिन, बी में बोलता है मर्क्यूरी यानी कि Hg, सी में ऑप्शन दिया है लेड यानी कि Pb एंड टिन यानी कि Sn, एंड डी बोला है कॉपर एंड जिंक Cu प्लस Zn। ठीक है ना। ये है क्वेश्चन। पूछ रहा है अमलगम किसका एलॉय है? अमलगम, मैंने बताया था कि अमलगम का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में फटाक से एक चीज पॉइंट करना चाहिए। क्या पॉइंट करना चाहिए? कि अमलगम ऐसे एलॉय को कहते हैं, अमलगम ऐसे एलॉय को कहते हैं जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है। ठीक है ना। अमलगम ऐसे एलॉय को कहते हैं जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है। अगर बोल रहा है सोडियम अमलगम तो मतलब Na प्लस मर्क्यूरी Hg। अगर बोल रहा है मैग्नीशियम अमलगम तो मतलब कि मैग्नीशियम प्लस Hg। अमलगम बोलते ही समझ जाना कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी के अलावा वो जिसका नाम ले रहा है, बोल रहा है सोडियम तो सोडियम है, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है बी यानी कि मर्क्यूरी। ओके, ठीक है। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक प्रॉपर वे में नहीं पढ़े। मतलब आपके में कोई ऐसा चैप्टर नहीं रहा है कि जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया गया हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है मैंने 7th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था। ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पे आप इसको कर सकते थे अगर आइडिया किसी को होता है। ठीक है ना। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 एलिमेंट्स का दिया है। एलिमेंट्स के नाम नहीं दिए हैं उन्होंने अपनी तरफ से, एक्स वाई और जेड में बांटा गया है सबको। ठीक है ना। ओके, तो पहला है एक्स का दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2,8। वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8,7 और जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8,2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। ठीक है ना। क्या पूछा है देखो, एक्स वाई जेड के तीनों के दिए हैं। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, इसका 2,8,7 है और इसका है 2,8,2। कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एक्स इज ए मेटल। एक्स इज ए मेटल। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम कैसे समझोगे? तो यार देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना। जितने भी ये जो लिखे हैं ना नंबर, इनको सबको ऐड कर दो तुम्हारे लिए, इन सबको ऐड कर दो। जैसे 2,8 कितने हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2,8,7 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे कितने हो गए? 2,8,2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ? हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है? तो भैया कौन सा एलिमेंट है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर देखो, जिसका भी जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। 2,8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है? नियॉन में। ओके, नेक्स्ट देखो 2,8 17 इलेक्ट्रॉन किसमें? 17 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का, Cl। ओके, यहाँ पे क्या है? 12 किसका होता है? 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का। ठीक। तो पहला तरीका तो तुम्हारे पास ये था कि तुम एलिमेंट्स को पहचान लो। पहला तरीका ये है, एलिमेंट को पहचान लो कौन कौन से एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट की पहचान तुमको हो सकती है बाद में, क्योंकि यहाँ पर कोई आयन वाला चक्कर नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन से तुम एलिमेंट पहचान लोगे। अब कोई भी ऑप्शन तुम समझ सकते हो कि तुमसे अगर पूछ रहा है कि एक्स इज ए मेटल, तो बताओ मुझे एक्स मेटल है क्या? नियॉन कोई मेटल है क्या? नियॉन गैस होती है और इनर्ट गैस नॉन मेटल होता है।
तो पहला ऑप्शन जो ए है दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखो, इसमें ऑप्शन बी में कह रहा है वाई इज ए मेटल, वाई इज ए मेटल। तो क्या क्लोरीन, देखो वाई कौन है, क्लोरीन। क्या क्लोरीन मेटल है? नहीं, क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन भी मेटल नहीं है। ओके, सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी में कह रहा है जेड इज ए नॉन मेटल। कह रहा है जेड इज ए नॉन मेटल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम मेटल होता है, उसने बोला है जेड इज नॉन मेटल, तो जेड नॉन मेटल नहीं है, मेटल है, तो ये भी इनकरेक्ट। डी देखो, डी में बोलता है कि वाई इज ए नॉन मेटल, वाई इज ए नॉन मेटल, वाई इज ए नॉन मेटल, क्लोरीन सही है, दिख रहा है। एंड जेड इज ए मेटल, और जो जेड है वो मेटल है, सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी में क्या बोल रहा था, वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। तो ये तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका मैं तुमको और समझाऊं क्या है, आसान से समझो ज़्यादा। जिस भी मान लो कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेटल। सिंपल से याद रखना, किसी भी एटम के अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, जैसे इसके देखो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये होती है शेल, लास्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो जिसके में भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल ही होगा, ठीक। दूसरा, अगर जिसके लास्ट शेल में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक, वो सारे के सारे नॉन मेटल, समझे चला, वो सारे के सारे नॉन मेटल। तो इनमें आ गया 1, 2, 3 दिखे तो मेटल, और 4 से लेके 8 तक दिखे तो नॉन मेटल, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी के लास्ट शेल में नहीं होते, मैक्सिमम 8 ही होंगे, 8 से ऊपर नहीं होते कभी, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, डिस्कस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी, रिएक्शन बिटवीन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है रिएक्शन बिटवीन x एंड y फॉर्म्स कंपाउंड z। कह रहा है x प्लस y की रिएक्शन से z फॉर्म हुआ है, बहुत बढ़िया। x लूजेस इलेक्ट्रॉन, आगे बोल रहा है कि x लूज इलेक्ट्रॉन, x इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड y गेन इलेक्ट्रॉन, जो y है गेन इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन नॉट शोन बाई z। कह रहा है कि z की कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है x y ने रिएक्ट करके एक z बनाया, एक कंपाउंड है, जिसमें उसने ये भी बता दिया कि x इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल करता है, तो x क्या है, x मेटल है, ये समझना था। और y इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल, तो ये क्या है, नॉन मेटल। यहाँ समझ में आ गया बात। अब देखो यहाँ पे, यानी कि एक मेटल प्लस नॉन मेटल ने मिलके कंपाउंड बनाया है Z। अब तुमको पहले ये समझना होगा कि ये Z कैसा कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड बनता है। बिल्कुल सही जवाब, आयनिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। और तुमको आयनिक कंपाउंड थोड़ा सा पढ़ाया गया था, और पूछ रहा है कि वो जो कंपाउंड बना है Z, वो Z ही आयनिक कंपाउंड है। पूछ रहा है जो Z है, Z की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बना है Z, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सबसे पहले ये समझ लो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो तुमको ये पता लगाना है कि आयनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो देखो ए में क्या बोल रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमको गलत छाटना है, हमको सही नहीं छाटना। तो पहला बोला हाई मेल्टिंग पॉइंट सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। दूसरा कह रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बोल रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट, और यही इसका आंसर है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है लो, तो यही इसका आंसर है। तो आंसर तो बी होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। दूसरा अगला कह रहा है, सी कह रहा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। कह रहा है कंपाउंड Z कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन का मतलब होता है किसी चीज को गर्म करके हमने उसको मेल्ट कर दिया है, और मेल्ट करने के बाद यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, बात नहीं। तो कह रहा है Z यानी कि ये जो कंपाउंड है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन, यानी कि मेल्ट वाले फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, तुम लोग आगे पढ़ोगे, तुम्हारे में एक चैप्टर है आयनिक कंपाउंड अपने मॉल्टन यानी कि मेल्ट, या एक्वस बोले तो वाटर के अंदर डिजोल्व। आयनिक कंपाउंड अपने मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम पढ़ोगे आगे, तुम्हारे में एक चैप्टर है ऐसा। तो सी में भी बिल्कुल ठीक बात की। और डी जो बोला है, डी बोला क्या बोला है, देखो जल्दी से। डी में कह रहा है ऑकर्स एज सॉलिड, जो जेड की इसके लिए बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड बना है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई,
जितने भी आयनिक कंपाउंड देख लो, NaCl, KCl, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो भी हैं जो मेटल नॉन मेटल के बीच बनते हैं, सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड का आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी। 4 कह रहा है गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, गलती से रफिंग है लेकिन रस्टिंग है, बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग? जिंक की जाती है। क्यों? इसको रस्टिंग से बचाने के लिए। तो ऑप्शन यही पूछे हैं कि गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन के ऊपर किसकी रस्टिंग की जाती है। ऑप्शन ए है गैलियम, गलत है। ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, गलत है। ऑप्शन सी है जिंक, यही आंसर है, जिंक इसका आंसर है। और डी है सिल्वर, तो ऑप्शन है सी। तो 4 का आंसर है सी। गैल्वेनाइजेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने पिछले साल भी पढ़ा था और इस साल भी पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 12। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बच्चे इसको कर पाए होंगे। देखो, इसमें जिस बच्चे ने भी इस पेपर में, जिसने भी अपनी मेहनत से 18 क्वेश्चन सही कर दिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मतलब तुमको पहले कभी पढ़ाई गई हो, या वो इस चैप्टर में शायद कहीं ना कहीं ना बताई गई हो, लेकिन तुमने पढ़ा है। अब जो तुमने अगर पढ़ा है तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो 10 दिन में पढ़ाया है उतना ही पेपर में आएगा। भाई थोड़ा बहुत तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट तो होना चाहिए ना। सब कुछ अगर वैसा हो जाएगा फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर है 12। कह रहा है कौन सी इनर्ट गैस इसके पास में है, कौन सी इनर्ट गैस इसके पास में है। अब समझो क्या पूछा है। इनर्ट गैस क्या होती है पहले समझो। इनर्ट गैस का मतलब इनरिएक्टिव गैस। इनर्ट गैस किसको कहते हैं पता है मैंने कई बार तुमको। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर भी इनके चाहो तो लिख लो। इसका 2 है और नियॉन का 10 है, इसका 18 है। अब आगे के निकालने के लिए इसका 36 है, आगे के निकालने के लिए इसमें तुम 32 ऐड कर दो, 56 आ जाएगा इसका। और रेडॉन में 32 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 18, बस में, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नोबेल गैसेस होती हैं, इनको नोबेल गैस भी बोलते हैं और इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर भी इनके लिख लो। तो तुमको ज़्यादा याद नहीं रखने, तुमको सिर्फ ये 3 याद रखने, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये 3 तो याद रखो कम से कम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्योंकि 20 तक के एटॉमिक नंबर में तुमने हीलियम पढ़ा है, तुमने नियॉन पढ़ा है, तुमने आर्गन पढ़ा है। क्रिप्टॉन नीचे के मामले तुमने नहीं पढ़े क्योंकि तुम्हारे लेवल से थोड़े ऊपर जा रहे हैं। तो कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर है 12 एक्स का। तो ये किसके करीब है, किसके करीब है ये, मतलब कौन सी इनर्ट गैस के ये पास में आता है। तो पहले तुम उनको याद रखो। इसका कोड भी बताया गया है, हीना, नीना और करीना, जीना और रवीना। इस तरह से तुम उनका कोड भी बताया गया था। हीना मीन्स हीलियम, नीना मीन्स नियॉन, और मीन्स आर्गॉन, केआर मीन्स क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। पूछ रहा है कि किसके करीब है। तो पहले तुम ये देखो कि ये किसके बीच में आ रहा है, पहले ये देखो। तो देखो 12 किसके बीच में आ रहा है, 10 और 18 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्स मेटल है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ 12 का, क्योंकि ये 10 नियॉन का है, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 17 के बाद में तब जाके ऑर्गन आया होगा। तो यानी कि ये रहा मान लो मेटल एक्स, और इधर की साइड में है नियॉन, एटॉमिक नंबर है 10, और इधर की साइड में है आर्गॉन, एटॉमिक नंबर है 18, और इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो मुझे खुद बताओ, तुम खुद आइडिया लगाओ कि एक्स किसके ज़्यादा पास में है, 10 के ज़्यादा पास में है, आर्गॉन के ज़्यादा पास में है। तो ये खुद को हर एलिमेंट होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद को स्टेबल बनाना चाहता है। स्टेबल बोले तो इनके जैसा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके ऑक्टेट डुप्लेट यानी कि जो चीज़ है स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा। ये एलिमेंट कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते, बाकी एलिमेंट भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, और इनके जैसा बनने के लिए वो किसी ना किसी से रिएक्शन करते हैं। तो एक्स को अगर मौका मिलेगा तो वो नियॉन जैसा बनेगा या आर्गॉन जैसा बनेगा, बताओ भाई। पास में कौन है, नियॉन है ना, तो वो नियॉन जैसा बनेगा। तो पूछ रहा है, उसने पूछा क्या है ऑप्शन में, द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट एक्स इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। ऑप्शन दिए थे
हीलियम, पी दिया था आर्गॉन, फिर दिया था क्रिप्टॉन, नियॉन सी में, और इधर दिया था क्रिप्टॉन। तो तुम मुझे खुद बताओ कि एटॉमिक नंबर 12 वाला किसके पास पहले जाएगा। तो पहले तुमको आइडिया होना चाहिए कि इसके पास में कौन है। तो नीचे की साइड में इसके पास में है एटॉमिक नंबर 10 और आगे की साइड में है एटॉमिक नंबर 18। तो बताओ 12 किसके पास में आएगा, जाहिर सी बात है नियॉन के पास में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। अच्छा क्वेश्चन था, जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, ठीक है, इसको ग्रुप करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कह रहा है इनमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलो सबको देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, दूसरा लिखा है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट लिखा हुआ है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कह रहा है इनमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक, तो याद करो एसिडिक ऑक्साइड कौन होता है। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है या नॉन मेटल का। नॉन मेटल का ना। तो पहली बात तो ये है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए वो। सोडियम एक मेटल का ऑक्साइड है, नहीं पॉसिबल है। एल्यूमिनियम भी मेटल का ऑक्साइड है, नहीं पॉसिबल है। बचे कौन, दो, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको मैंने पढ़ाया था कि नॉन मेटल का ऑक्साइड या तो एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, और जिनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। जब इसी एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एरेटेड ड्रिंक का फॉर्मेशन होता है। मैंने तुमको पढ़ाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करने पे कार्बोनिक एसिड बनता है। तो आंसर क्या है इसका, सी। इसका आंसर भी ना सी। तो एसिडिक और बेसिक पहचानने में तुमको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। कह रहा है कौन सा नॉन मेटल लस्टरस है। कराने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस क्वेश्चन है नॉर्मल। किसमें लस्टर होता है, तो आपको पता है कि जनरली नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता, लेकिन ये कौन सा है जिसके अंदर लस्टर है, तो भाई देख लो। ऑप्शन ए सल्फर, सल्फर में लस्टर नहीं होता। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, नजर नहीं आएगी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस है, उसमें भी लस्टर नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है आयोडीन, और यही आंसर है। आयोडीन पर्पल कलर का होता है और आयोडीन में लस्टर होता है, यानी कि आयोडीन मेटल शाइन करता है, चमकता है। 7 का आंसर डी। कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये कितने बच्चे कर पाए होंगे, ये भी थोड़ा सा हार्ड रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। कह रहा है इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है। इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो देखो जरा ऑप्शन क्या है। पहले में कह रहा है KCl, दूसरे में कह रहा है HCl, तीसरे में बोला है CCl4 और चौथे में दिया है NaCl। पूछा है कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड नहीं है मतलब तो आयनिक नहीं है तो कुछ और होंगे। तो आयनिक कंपाउंड होता क्या है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड वो होता है जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो छाट लो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में नहीं बने। तो देखो KCl में के क्या है, पोटेशियम, और ये Cl क्या है, क्लोरीन। ये मेटल है, ये नॉन मेटल, तो ये आयनिक है, तो लिख दो यहाँ पे ये आयनिक है। ठीक, HCl में देखो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। दोनों के दोनों नॉन मेटल है, तो क्या ये आयनिक है, तो ये आयनिक नहीं है। CCl4 में देखो, CCl4 का नाम होता है कार्बन, और क्लोरीन इसमें 4 है तो नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना, नाम लिख सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी से। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, तो क्या आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल। NaCl को देखो, Na क्या है, सोडियम, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड।
तो आयनिक कौन कौन से हैं, पहला और चौथा इसमें आयनिक है और दूसरा और तीसरा इसमें आयनिक नहीं है। तो ऑप्शन ए भी डबल मल्टीपल टाइप का ऑप्शन थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2 एंड 3, जो बी ऑप्शन है उसमें 2 एंड 3 था। तो यही इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है मैंने तुमको बताया भी था कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनता है उसको आयनिक बोलते हैं, ठीक बताया था। और दो नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बन सकता है उसको कोवेलेंट बोलते हैं, वो नहीं पढ़ा है अभी, वो आगे जरूरत पड़ेगी। और एक होता है जो क्या बोलते हैं मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, ये भी बताया था कि कभी भी दो मेटल आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। मेटल और नॉन मेटल बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, दो नॉन मेटल भी बना सकते हैं लेकिन दो मेटल नहीं बना सकते कभी केमिकल बॉन्ड, उनके बीच आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक, तो ये याद रखना है। इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे दाग से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे। बस में ही उसमें एक सॉल्ट होगा और एक अकेला मेटल होगा, तो अकेला वाला मेटल सॉल्ट के अंदर वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन दे रखा है FeSO4 प्लस कॉपर Cu, दूसरा दिया है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, तीसरा कह रहा है CuSO4 प्लस सिल्वर और चौथा कह रहा है NaCl प्लस कॉपर। तो बताओ किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है होना। तो देखो यानी कि ये जो मेटल है ना इधर वाले ये सारे अपने साथ वाले जिससे रिएक्शन कर रहे हैं उसके मेटल को डिस्प्लेस कर दे, यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले में देखो कॉपर और आयरन, तो क्या अब रिएक्शन इसको लिख लो फटाक से। ठीक है ना, दिख रहे हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, और यहाँ पे आएगा कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। ये है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, कई बार पढ़ाई जा चुकी है तुमको। तो देखो कौन कितना रिएक्टिव है, क्या कॉपर आयरन को रिएक्टिव कर पाएगा, क्या कॉपर आयरन को रिएक्टिव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कॉपर नीचे है आयरन ऊपर है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ओके, दूसरा देखो ये है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और यहाँ पे कॉपर, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा, कैन कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर। तो देखो यहाँ पे कॉपर यहाँ है सिल्वर यहाँ है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ना भाई, सिल्वर से ऊपर है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर जाएगा। तो यहाँ पे यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। अगला लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट प्लस Ag, तो देखो यानी कि सिल्वर और ये रहा कॉपर, तो क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लास्ट देखो NaCl और कॉपर, कॉपर के बस की बात नहीं है, कॉपर के बस की बात नहीं है कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सके, कॉपर बहुत नीचे है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर है बी। तो 9 का आंसर हो गया बी। बात समझ आई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से था ये क्वेश्चन, आप लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड, which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होगा जब हॉट आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराई जाएगी, H2 यानी कि स्टीम से। तो बाल को याद करो, तुमको वाटर की रिएक्शन करवाई थी मैंने मेटल के साथ में, जिसमें ऊपर के 3 मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते थे, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता था, और ये सारे के सारे स्टीम से रिएक्शन किया करते थे। याद आ गया। तो कह रहा है कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होगा, ऑप्शन दिया है FeO और इधर दिया है Fe2O3, इधर दिया है Fe3O4 और लास्ट में दिया है Fe2O3 एंड Fe3O4। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या है, तुमको पता है कि मैंने बताया था कि जब आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ में होती है तो आयरन की वैलेंसी वेरिएबल है, आयरन की वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है ना।
तो आयरन FeO भी बना सकता है और Fe2O3, ये दोनों बनाता है। आयरन FeO भी बनाता है और Fe2O3 भी बनाता है, दोनों बनाता है। दोनों बनाने की वजह से क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों एक साथ बनते हैं। मैंने बताया था कि आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड दोनों बनेंगे। अब जब दोनों बनेंगे तो क्या करना है, दोनों जब बन जाए किसी रिएक्शन में, जब किसी रिएक्शन में आयरन के ये दोनों ऑक्साइड देखने को मिले, तब आपको क्या करना है, तब आपको इन दोनों को जोड़ डाल के लिखना है। आयरन 1 है, यहाँ पे 2, 2 1 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe3। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, 3 1 4, Fe3O4। यही इसका आंसर है, Fe3O4। क्या आंसर है? Fe3O4। कंफ्यूज करने के लिए बच्चों ने इतना, कई बच्चों ने इतना तो रट रखा था कि यार 2 ऑक्साइड बनते हैं इसमें। अब देखो 2 ऑक्साइड तो ये दिखाए ना उनको, लेकिन देखो क्या कह रहा है, डी में इसने ऑप्शन क्या दिया है, देखो FeO तो नहीं होगा क्योंकि अकेला नहीं बनता, Fe2O3 भी नहीं होगा क्योंकि अकेला नहीं बनता, तीसरा दिया Fe3O4, दोनों की बात हो गई और यही बनता है। और बाद में दे रखा है Fe2O3 एंड Fe3O4, तो भैया Fe3O4 बनता है, Fe3O4 अगर बन गया तो Fe2O3 अलग से बोलने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इसका एक और ऑप्शन क्या हो सकता था, अगर Fe2O3 के साथ में बाई चांस FeO दे दिया होता तो फिर ये ऑप्शन भी सही होता और ये ऑप्शन भी सही होता, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, इसीलिए उसने यहाँ पर Fe3O4 दिया। तो जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन है वो समझ लें इस बात को, ठीक है ना। ये बना है अगर ये अकेला लिखा है, या फिर अगर मान लो इसी में चेंज, अगर मान लो फिलहाल तो ये याद रखो कि 10 का आंसर है सी। थोड़ा चेंज कैसे कर सकता था, सपोज करो यहाँ पे सी ऑप्शन दे देता A एंड B बोथ, और डी ऑप्शन दे देता नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो बताओ हो गया कि नहीं हो गया, तब इसका आंसर होता सी, यानी कि दोनों बनते हैं। लेकिन Fe3O4 दिखा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आसान हो गया, ठीक है ना। तो मिटाओ इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इनके असेंडिंग ऑर्डर में इनको रखा गया हो जहाँ पे, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो ठीक है, देख लो यहाँ पे, तुम लोगों को पता है बहुत आसान क्वेश्चन था। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, बता देता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे मेटल दिए हैं तुमको, कौन कौन से दिया है, जिंक दिया है, आयरन और दिया है मैग्नीशियम और दिया है सोडियम, ठीक है ना, ये 4 मेटल दिए थे। तो इनके ऑर्डर में बढ़ाओ। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग बात की बात है, तुम लोग किसी भी जो तुमको आसान लगे वो किया करो, ठीक है ना। ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से क्या है, तुम इनको हमेशा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव से शुरू करो और सबसे कम रिएक्टिव तक जाओ। तो मुझे खुद बताओ इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कौन हो सकता है भाई, दिख रहा है सोडियम है, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम। ओके, सोडियम के बाद दूसरे नंबर पे कौन रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा, सोडियम के बाद देखो यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम, अगला नंबर है मैग्नीशियम का। इसके बाद आयरन और जिंक में, आयरन और जिंक में कौन रिएक्टिव है, जिंक, और लास्ट में क्या है, आयरन, अपने लास्ट में है आयरन। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है सोडियम पहले हो मैग्नीशियम बाद में हो, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सीधा क्वेश्चन था डेटाबेस के ऊपर, आप लोगों को अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल is used for making bells and string of musical instrument like सितार एंड वायलिन। कह रहा है कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को यूज़ किया जाता है बेल बनाने के लिए, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल स्ट्रिंग्स के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको बनाने के लिए, लाइक सितार और वायलिन में। तो भाई खुद बताओ क्या खासियत है, बेल मेटल की क्यों बनाई गई, क्योंकि जब मेटल को हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। सितार और वायलिन उसके क्यों बनाए गए, क्योंकि जब उनको तुम थोड़ा बहुत मान लो क्या बोलते हैं स्टिक से अगर हिट करोगे हल्का फुल्का तो वो भी वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यही तो स्पेशलिटी है। तो मेटल को अगर हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कौन वाली प्रॉपर्टी है, सोनोरिटी। तो ऑप्शन इसमें ए दिया है सोनोरसनेस, दूसरा दिया है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी अलग चीज होती है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट में फैल जाना, डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में चेंज हो जाना, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करना। और यहाँ पे पूछा है कि बेल, तो भाई इसमें साफ दिख रहा है कि सोनोरसनेस यानी कि सोनोरिटी यहाँ पे रीजन है। तो 12 का आंसर है ए।
ठीक है ना, सोनोरिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल। देखो जनरली मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, कह रहा है लेकिन जितने हैं उनमें से सबसे पुरेस्ट कंडक्टर कौन है, तो जो जनरली उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो पूछा है द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर हीट का कौन है, तो ऑप्शन दिया है लेड, मर्क्यूरी, कैल्शियम एंड सोडियम। कह रहा है इनमें से हीट का बुरा कंडक्टर कौन है। मैंने तुमको बताया था कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो लेड होता है ना, ये एक्सेप्शन है, लेड हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, सीधा डेटाबेस क्वेश्चन था 13 का ए। सही है, आपको करवाया गया है मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में ये चीज लिखवाई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये एक सरप्राइज क्वेश्चन था, ये तुमको नहीं पढ़ाया गया है, तो ये तुमको देखो, तुम मेटल नॉन मेटल से पढ़ रहे हो, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया ये बात कि तुमने कभी सोचा नहीं कि, या कभी डाउट में या चैट में कभी पूछना चाहिए कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, कि इतने मेटल नॉन मेटल को हम पढ़ रहे हैं सर, कौन सा मेटल नेचर में सबसे ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, कभी सोचा? तो देखो फिर यहाँ पे ऑप्शन था, क्वेश्चन यही पूछा है 14 क्वेश्चन में, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या दिए थे देख लो एक बार, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सोडियम। ठीक है ना, तो देखो, तो देखो ये डेटा ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो याद रखो कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल होता है एल्यूमिनियम, इसीलिए एल्यूमिनियम सस्ता भी है काफी। और एक जमाना था जब एल्यूमिनियम बहुत महंगा था, गोल्ड के आसपास का रेट था एल्यूमिनियम का, लेकिन बाद में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी सस्ता हो गया। अब जब किसी चीज़ को निकालना सस्ता हो जाता है तो बाद में उस चीज़ का रेट गिरना लाजमी है। ठीक है ना, जब शुरू में सैनिटाइजर, जब कोरोना आया था तो सैनिटाइजर के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, फिर घर घर में सैनिटाइजर बनने लगे, अब सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है ना, तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यही है आंसर इसका कि 14 का बी है। आपको याद रखना होगा कि एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है। अगर क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, अगर पूछा है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। मेरी बात समझो, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग चिल्लाने लग जाएंगे सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अबे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में गैस की बात होती है। अगर पूछे सबसे ज्यादा गैस कौन सी है तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। ये पूछ रहा है अर्थ क्रस्ट यानी कि मिनरल्स वगैरह अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। दिखता नहीं है लेकिन होता है। और सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो सीधा डेटाबेस आंसर था एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा आता है सिलिकॉन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। लेकिन सब इन तीनों में मेटल कौन है, सिर्फ एल्यूमिनियम तो मेटल है भाई, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। सबसे ज्यादा मेटल पूछा है तो कौन सा है, एल्यूमिनियम। याद रखना, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। कह रहा है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। सही बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम को खाने के बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कह रहा है एल्यूमिनियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को खाने के बर्तन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो देखो भैया, एल्यूमिनियम एक मेटल है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। लेकिन खाने का बर्तन बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो खाने के बर्तन बनाने के लिए जरूरी थी और जो उसके अंदर है। तो समझना, पहला उसने बोला है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट का अच्छा कंडक्टर होना। ठीक, दूसरा कह रहा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरा कह रहा है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, और चौथा उसने बोला है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो अब समझना है, यहाँ पे बहुत से बच्चे सोचेंगे इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेटल एल्यूमिनियम के अंदर तो सारी प्रॉपर्टी है भाई, एल्यूमिनियम के अंदर तो सारी प्रॉपर्टी है।
थर्मल का अच्छा कंडक्टर है, हीट का, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट का कंडक्टर, और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, बात सही है, और डक्टिलिटी भी है, सही है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक। तो आखिरकार इनमें से फिर कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? तो एक बात समझो, खाने के बर्तन बनाने की बात हो रही है। अब खाने के बर्तन बनाने के लिए थर्मल, अच्छा थर्मल कंडक्टर होना एक अच्छी बात है। तुम ये सोचो, तुमने मान लो एक बर्तन बनाया है और मान लो तुमने इसके नीचे गैस के नीचे मान लो ये आग वाग लगा दी तुमने बढ़िया से और ये जलने लग गया। अब अगर ये मान लो मेटल हीट का अच्छा कंडक्टर हुआ, जो भी खाना बन रहा होगा वो इसके अंदर बन रहा होगा, बस नहीं, तुम सब्जी को सीधा जाके गैस के ऊपर थोड़ी देर जाके रख दोगे और वो बन जाएगी भाई, तुमको उसको बर्तन के अंदर रखना पड़ेगा ना। तो बर्तन जितना जल्दी हीट का यानी कि जितना जल्दी गर्म होगा खाना उतना जल्दी बनेगा, मानते हो? तो इसीलिए हीट का कंडक्टर तो होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन सही है, गुड। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन बन रहे हैं, ये सही बात है। दूसरा कह रहा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होने से, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है तो उससे या तो वायर बनेंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनेगा, उसका खाने के बर्तन बनाने से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है लेकिन खाने के बर्तन बनाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो बच्चे बोलेंगे सर वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा मतलब उसका ये है, अगर उसने कुकिंग यूटेंसिल बोला है तो यानी कि उसको गैस पे ही बनाना है रख के, ठीक है ना, गैस की ही हीट को यूज़ करना है। तीसरा बोला डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी चेंज इनटू वायर, किसी भी चीज़ को पीट पाट के खींच के वायर में चेंज करो, ठीक है ना, वायर या पतले पतले वायर में। तो एल्यूमिनियम को वायर में चेंज कर सकते हो, लेकिन वायर बनाने से खाने का बर्तन बनाने का क्या लिंक है भाई? कोई लिंक नहीं है। डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी हेल्प नहीं करेगी। और लास्ट बोला है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका क्या लेना देना है? सपोज करो तुमने मान लो एक सब्जी, मान लो तुमने क्या बोलते हैं एक एल्यूमिनियम का बर्तन दिया और तुमने इसके नीचे मान लो कोई भी सब्जी बनाई, जैसे कुछ भी, कोई ऐसी सब्जी जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो मान लो अप्रॉक्स 30 मिनट तक लेती है। अब 30 मिनट तक जब सब्जी भी कुक होगी अंदर, तो भाई ये जो मेटल है आग तो इसी के ऊपर लग रही है ना, 30 मिनट तक गैस जलती रहेगी। सपोज करो अगर इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो हो सकता है 20-25 मिनट बाद ये मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाए। मेल्ट होना यानी कि पिघलने लगे, और अगर मेटल ही मेल्ट हो जाएगा तो सब्जी बनेगी क्या? नहीं बन सकती ना। तो मेटल को स्ट्रांग होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट को वो बर्दाश्त कर सके। और ये बिल्कुल सही बात है कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, विच हेल्प, जो हेल्प करता है इस चीज़ में। तो खाने के बर्तन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो मेटल, मान के चलो जैसे कई बार होता है कि दूध चढ़ाने के बाद लोग भूल जाते हैं, जैसे मैं अक्सर करता हूँ ऐसा, बहुत दूध जलाए हमने तो लगने के बाद क्या होता है 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक वो जलता रहता है, ठीक है ना। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बर्तन का वो जो भी है उसका मेटल का अगर लो हुआ तो वो पूरा का पूरा मेटल ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ सही है। तो ऑप्शन है पहला और चौथा। और इसके हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें वो फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है। तो 15 का आंसर जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों के हिसाब से इसमें सारे ऑप्शन हो सकते थे। भाई डक्टिलिटी होती है प्रॉपर्टी, और दूसरी भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, मेलेबिलिटी, लेकिन खाने के बर्तन बनाने में इनका कोई यूज़ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ काम कर रही है, पहला थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए जो हीट का कंडक्टर हो, और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, और दोनों प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम में है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। 16 में कह रहा है एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी, सीधा डेटाबेस पे यूज क्वेश्चन था। कह रहा है एक एलिमेंट है एक्स, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, और नाइफ में कट सकता है, मतलब चाकू से काटा जा सकता है। बहुत बढ़िया। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। कह रहा है कि एयर को लेके बहुत रिएक्टिव है, इसलिए इसको खुली जगह में यानी एयर में नहीं रख सकते। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है इट रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, वाटर के साथ बहुत विग्रस रिएक्शन करता है। समझ जाओ किसकी ओर इशारा कर रहा है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बताओ एलिमेंट कौन सा है। तो तुम्हें पता है, मैंने बताया था कि एलिमेंट कौन सा है जो बहुत इनमें से सॉफ्ट होता है। तो पहला है पोटेशियम और इधर है सोडियम। तो देखो पोटेशियम और सोडियम दोनों आंसर हो सकता है इसका, लेकिन पोटेशियम नहीं दिया तो सोडियम याद रखना। सोडियम कैन बी कट बाई नाइफ, सोडियम को नाइफ से काटा जा सकता है, बहुत रिएक्टिव होता है, ऊपर नहीं रखते एयर में, इसीलिए उसको केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, पता है ना, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। तो 16 का आंसर है बी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है, सबने कर दिया होगा ये क्वेश्चन। सेवनटीन कह रहा है मेटल ऑक्साइड्स आर, 17 में पूछता है मेटल ऑक्साइड। तो तुमको कितनी बार बताया था यार, याद कर लो, रट्टा मार लो मेरे भाई। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक
और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। सीधा डेटाबेस क्वेश्चन है, सीधा आंसर देने का खड़ाक से। मेटल ऑक्साइड ऑप्शन ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल, डी ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है? बेसिक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बेसिक। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। कह रहा है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन। 18 में कह रहा है कि जब नॉन मेटल की रिएक्शन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ में होती है तो क्या बनता है? नंबर 1 हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ए में बोला है हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म H2। बी में कह रहा है CO2 फॉर्म। सी कह रहा है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो मैंने तुमको बताया था, याद रखना, मेटल जो है ना वो तो बहुत अच्छे से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, लेकिन नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में नहीं होती। और ऑप्शन सी ही इसका आंसर है। ये तुमको याद होना चाहिए था कि मैंने बताया था, मैं तुमको बोला भी था कि नॉन मेटल में तुमको ज़्यादा रिएक्शन नहीं पड़नी। रीजन क्योंकि नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल में ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो नेचर में है वो अपने आप रिएक्शन करता रहता है, मेटल से रिएक्शन करके उनको रस्ट वस्ट कोरोजन वगैरह कर देता है, लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो 18 का आंसर था सी, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। 2 क्वेश्चन बचे हैं, डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। The number of proton in an atom of an element is 19. The number of electron in its ion A positive। कह रहा है कि कोई एलिमेंट है A, इसमें 19 प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन है, और कह रहा है इसका एक आयन है A पॉजिटिव। तो कह रहा है इसका जो एक आयन है A पॉजिटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो एक बात समझो यार, ये सब डेटा जो दिया जाता है ना, पहले उसको पढ़ा करो ध्यान से। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार, पढ़ते हुए तुमको जो डेटा उससे मिलेगा उससे आंसर आ जाएगा। पहले पढ़ना सीखो सही से। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें लिखा है 19 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या बताना चाह रहा है भाई? किसी भी चीज में जितने प्रोटॉन होते हैं ना वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर है 19, नंबर 1 एटॉमिक नंबर है 19। और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर 19 का में प्रोटॉन भी 19 और इलेक्ट्रॉन भी 19 है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है तो यानी कि अगर प्रोटॉन 19 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 19 है पहले केस में। अगला बोल रहा है ए पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन बताओ। तो मुझे खुद बताओ ए से ए पॉजिटिव कैसे बनता है? बहुत अच्छे से पढ़ाए थे बेटा, कैटायन आयन सब पढ़ाए थे। ए से ए पॉजिटिव कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तब वो पॉजिटिव बनती है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तब नेगेटिव बनती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो ए से ए पॉजिटिव बनने में क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 19। ये जो 19 प्रोटॉन दिए थे ना वो इसीलिए दिए थे तुमको ताकि तुम ये समझ सको कि इसका एटॉमिक नंबर 19 है और इसमें 19 ही इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन ए पॉजिटिव बना है तो पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर एक पॉजिटिव है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर मान लो बाई चांस +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो 3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन। फिलहाल इसने एक ही दिया है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 19 थे, बाद में ए पॉजिटिव में यानी कि एक कम हो गए तो कितने बचे? 18। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या 18 वाला? ए में दिया है 18, बी में दिया है 19, सी में 20 और लास्ट में दिया 21। तो साफ दिख रहा है आंसर कि ए 18 उसका आंसर है। तो 19 का आंसर हो गया ए। लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा, तुमको बस इतना समझना था कि 19 प्रोटॉन से मतलब 19 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर बाई चांस ये ऐसे पूछ ले मान लो कि A-1 इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, तो देखो पहले 19 थे और माइनस का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। माइनस का मतलब गेन करना होता है, यानी कि कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव था मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 19 में एक लूज करके कितना बना दिया? 18। समझे बात को? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 ये था। पेपर का लेवल अच्छा था मेरे ख्याल से, तो इसमें जिसने भी 15+ अगर आंसर सही दिए हैं खुद की मेहनत से बिना चीटिंग के तो अच्छी बात है, काफ़ी हो जाएंगे उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कह रहा है कि इनमें से कौन एलॉय है जिसके अंदर नॉन मेटल होता है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर एक नॉन मेटल होता है। तो देखो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला दिया है स्टील, दूसरा दिया है ब्रास, फिर दिया है अमलगम, लास्ट में दिया है ब्रॉन्ज।
कह रहा है इनमें से कौन है जिस एलॉय के अंदर नॉन मेटल पाया जाता है। तो पहले याद करो एलॉय क्या होता है, मैंने बताया था एलॉय का मतलब होता है कि मेटल मेटल से एक मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से बनेगा, या सम टाइम मेटल के अंदर नॉन मेटल भी होंगे। किसी भी एलॉय के अंदर मेटल होना जरूरी है, नॉन मेटल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेटल होना चाहिए। कभी भी 2 या 3 नॉन मेटल मिलकर एलॉय नहीं बनाएंगे, एक मेटल तो कंपलसरी है, ठीक, पहली बात। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर नॉन मेटल है कि नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कि ये बने किससे। स्टील के अंदर क्या होता है, स्टील के अंदर होता है आयरन प्लस कार्बन। ब्रास के अंदर क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। अमलगम के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मर्क्यूरी होना चाहिए, बताया था थोड़ी देर पहले। ब्रॉन्ज के अंदर होता है कॉपर प्लस टिन। अब देखो बताओ इसमें कहाँ पे नॉन मेटल दिख रहा है, स्टील वाले में देखो आयरन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, यही इसका आंसर है, स्टील। आंसर इसका यही है, कार्बन नॉन मेटल होता है। ये तब तुम आंसर दे पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि कौन से एलॉय के अंदर क्या होता है। ब्रास कॉपर मेटल, जिंक भी मेटल, आंसर नहीं है। अमलगम मर्क्यूरी, अब अमलगम के साथ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरा मेटल, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर है और टिन है, तो दोनों के दोनों, कॉपर भी मेटल, ये भी नॉन मेटल। स्टील के अंदर एक आयरन है जो कि मेटल है, कार्बन नॉन मेटल, तो यही इसका आंसर है। तो 920 का आंसर है ए, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर था, और आप लोगों ने जिसके भी 15 प्लस है अच्छी बात है, जिसके पूरे मार्क्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, असाइनमेंट भी हो गया है, क्वेश्चन पेपर भी हो गया और एरर टेस्ट भी हो गया, ठीक है ना। इतने दिन तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी दिन किसी नए लेक्चर में तुम्हारी क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।